आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सवाल गेट EE 2024 के पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे सवाल प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप खुद से ट्राई कर सको, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अलर्ट, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें अगर स्टैंडर्ड मेथड से जाओगे तो कुछ मिनट्स लगाना पड़ेगा, पर अगर ट्रिक्स पता है तो कुछ सेकंड्स में बन जाएंगे। तो केयरफुली सॉल्व करना। अब चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने बेसिक्स ऑफ मेट्राइसिस से। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए जो है मॉडरेट लेवल का सवाल, MSQ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। MSQ सवाल कॉम्प्लेक्स प्लेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, टेलर सीरीज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, आइगन वैल्यूज़ का सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ ईजी है, पर ईजी तब है जब आपको ट्रिक्स पता है, नहीं तो कहोगे सर काहे का ईजी, लेंदी लग रहा है। अच्छा, ये वाला तो प्रैक्टिस कोर्स के अंदर हमने कई बार किया है ना, प्रीवियस ईयर पेपर का ये कॉमन पैटर्न है, उस पर ये सवाल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर है, तो अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने रीसेंट पेपर में किया है, तो अगर आपने अदर ब्रांचेस के PYQs प्रैक्टिस किए हैं, ये बन जाना चाहिए आपसे। फिर ये वाला जो है ये मस्त सवाल है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस हैज़ एन इनवर्स ABCD। MCQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन है ऑप्शन C। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जब वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इनवर्स, तो याद रखना इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A को 0 कर दिया तो A इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हो तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो बस वही तो मैंने कहा है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कहता है सर हमने तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के कंसेप्ट सीखे हैं। हाँ तो यार आपने अगर कंसेप्ट सीखे हैं तो वो कंसेप्ट का यूज़ करो, उसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड मेथड, ओके। और मेथड 2 जो है वो है कि डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, वो जो ट्रिक्स मैंने आपको क्लास में दिए थे वो ट्रिक्स का इस्तेमाल करो और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्योंकि पता है ना वो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा वो पूछ रहा है। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। जैसे देखो, जब मैंने इसको देखा तो मेरा दिमाग ये कहता है, केयरफुली ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर रो 1 और रो 3 के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है कि रो 1 एक्चुअली क्या था, 2 टाइम्स ऑफ रो 3। तो जब भी ऐसे डिपेंडेंसीज ऑफ रो होते हैं या रिलेशनशिप बिटवीन दी रोज होते हैं मल्टीप्लायर्स के फॉर्मेट में, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, वही ऑप्शन बी को देखा तो ऑप्शन बी में कुछ संबंध आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर जी, कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? इन दोनों में। हम ये कह सकते हैं कि कॉलम 3 जो है वो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 है। देखो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 3 इज़ 9। तो ऐसे 3 टाइम्स में कहानी चल रही है। अगर 3 टाइम्स में कहानी चल रही है, अगेन मल्टीप्लायर का खेला चल रहा है रोज़ के बीच में, कॉलम्स के बीच में, तो डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट 0 तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है सर जी। फिर भी अगर आपको कन्फर्मेशन लेना है तो डिटर्मिनेंट ओपन कर लो कॉलम 1 से, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया, ऐसे तो आपको कोई रिलेशन रोज एंड कॉलम्स के बीच में नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एक कन्फर्मेशन के लिए हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू -1 का पावर रो 1। हाँ तो ये E1 पावर है तो -1 का फैक्टर आएगा नहीं। अब सीधा माइनर देख लो तो माइनर ये रहा 16 - 4 और उसके बाद ये जो +1 है इंटू -1 का पावर रो 3 कॉलम 1। सो 3 + 1 4, तो ये -1 का पावर 4 पॉजिटिव 1 ही रहेगा। फिर माइनर इसका देख लो तो ये रहा माइनर 8 - 32, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। सिंप्लीफाई कर लोगे तो पता चल जाएगा नॉट इक्वल टू 0 है, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, डी क्यों गलत है? क्या आप यहाँ पर अब संबंध देख पा रहे हो?
हाँ सर जी, ये देखो ये दो रोज़ के बीच में हमको संबंध दिखाई दे रहे हैं। सो क्या संबंध है? रो 3 जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ रो 1। सो रोज़ के बीच में जब डिपेंडेंसी है, ऐसे मल्टीप्लायर्स का खेला है, डिटर्मिनेंट 0 है। हो गया। तो आप देख सकते हो, ट्रिक्स पता है तो फास्ट, नहीं तो आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, इसका डिटर्मिनेंट, इसका और इसका, यार बड़ा मशक्क़त है। वैसे दो तो करने ही पड़ेंगे ना, तीसरे तक जब आओगे तब आंसर आएगा, बट दो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इनफैक्ट तीसरा भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये सब हम फॉलो नहीं करते हुए ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सेट -10 -9 .0 .9 10 विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल इज और आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो इज और आर है, इससे समझ में आ चुका है कि MSQ क्वेश्चन है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो कौन से ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। ऐसा क्यों? चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले जो हमको डेटा सेट दिया है, वो डेटा सेट को क्या आपने समझा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो कह रहे थे, ठीक है। और हमारा सेट क्या था? -10 -9 .0 .9 10 ऐसे इंटीजर्स वैल्यू लेते जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे तो कितना हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं -10 से 10, अरे 20 हुआ। गलत है, इस जीरो को कैसे भूल गए? देखो यहाँ से यहाँ पर 10 है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 से 10 टर्म्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। सिमिलरली -1 से -10, तो ये आपके 10 टर्म्स हो गए। सो 10 + 10 20, और ये 0 भी तो है एक टर्म, तो ओवरऑल 21 टर्म्स हो गए। यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 21। तो हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/21, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स यूनिक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -10 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -9, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। सभी के टर्म्स के आने का चांस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1/21, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको चेक करना है इसी को फॉलो करता हुआ कौन सा रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या x² x³ सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इसको x माना तो चलो फिर मैं इसको x मान लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर एक एक करके ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसको मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन A है वो कहता है x²। तो जब मैंने x² किया तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। फिर इसके पीछे है -1, इसके आगे है 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। फिर तो मुझे लगता है आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 10 स्क्वायर भी 100 होगा, क्योंकि यहीं पर समझ में आ गया ना कि रिपीटिशन होगा। तो रिपीटिशन हुआ तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 1/21 हुआ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यहाँ पर कितना होगा? 2/21। तो 2/21 तो हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं है, सभी को यूनिक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिक हो नहीं रहा है, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन ए को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहा, ठीक है। फिर देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी कितना है? x³। तो आपको पता है ना, शुरुआत हुई थी -10 से। सो -10 का क्यूब -1000, फिर -9 का क्यूब -729, फिर -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, और फिर वैसे ही 10 का क्यूब 1000। तो मुझे लगता है सभी के सभी टर्म्स यूनिक दिखाई ही पड़ रहे हैं, यानी सभी का आने का प्रोबेबिलिटी 1/21 है। तो ये सही हो गया, इसमें हमको कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमने सही साबित कर लिया। अब ऑप्शन सी जो है वो है x - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। अब x को जब मैंने रखा -10, क्योंकि हमारी सीरीज़ में ऐसी है, हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे -10 -9, इधर -1 0 1 9 10, ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने x की जगह -10 रखा तो हमको इस प्रकार से मिला -15 का स्क्वायर, ठीक है। तो -15 का स्क्वायर, अब सब स्क्वायर में लिखते नहीं बैठूंगा, फिलहाल मैं यही लिखूंगा। फिर उसके आगे क्या होगा? एक कम होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ -9 - 5 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर। तो वही कह रहा था ना, इसका एक कम लिखो और उसका स्क्वायर करो, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही मैं x को -1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा?
यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, x को 0 रखने पर -5 का स्क्वायर और x को 1 रखने पर -4 का स्क्वायर, और फिर जब x को हम रखेंगे क्या, लास्ट वैल्यू है 10, जैसे ही x को वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 - 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा, और यहीं पर मेरे को हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ये तो सेम टर्म हो गए, ये तो सेम टर्म हो गए, 25 हो गया। देयरफॉर हम ये कहेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 इज़ नॉट इक्वल टू 1/21, क्योंकि सेम टर्म्स हमको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो वो 2/21 होगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और अगर नहीं है तो मारो क्रॉस, ये नहीं है। अब ऐसे ही हमको ऑप्शन डी को चेक करना है। तो मैंने कहा था ना मॉडरेट लेवल का सवाल है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बाकी कंसेप्ट थोड़ी ना टफ है, कंसेप्ट तो इजी था। तो अब वापस से यहाँ पर सीरीज़ बनाना स्टार्ट करो। x की जगह -10 रखा तो 0 का स्क्वायर, फिर -1 रखा तो 1 का स्क्वायर, ये चलता रहेगा। -1 रखा तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 रखा तो 10 का स्क्वायर, 1 रखा तो 11 का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे 10 रखा तो 20 का स्क्वायर। तो सभी के सभी टर्म्स यूनिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1/21, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे लगता है बी एंड डी क्यों सही है ये समझ में आ गया, और ए एंड सी क्यों गलत है ये भी समझ में आ गया। ओके, तो अच्छा सवाल था, एक एनालिसिस बेस्ड सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अच्छा, नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज और आर एनालिटिक ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस और आर रखने के वजह से ये MSQ हो गया, नहीं तो MCQ सवाल ऐसे पूछे जाते थे। अब तो MSQ का भी ज़माना आ चुका है। तो बताना A, B, C या D कौन से ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर इज़ ओनली ऑप्शन डी। अगेन यहाँ पर दो मेथड है, दो मेथड बच्चा चाहे तो मेथड 1 जो आपका CR इक्वेशन टेक्निक है वो यूज़ कर सकता है, या मेथड 2 ट्रिक्स से जा सकता है, ठीक है। सो हम तो ट्रिक्स से जाएंगे। जैसे अगर सीधा एनालिटिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल। तो अगर हम f' यहाँ पर चेक करें तो 2z - 1 ये सभी जगह चलेगा, ये तो सही है ही। इधर मॉड z आ गया, इससे तकलीफ हो गई, f' जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल ये गलत हो गया। इमेजिनरी ये भी गड़बड़ है, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अगर जे नहीं होता तो हम खुश थे, बट क्योंकि जे डाल दिया, ठीक है, तो ये अगेन इमेजिनरी ही है, सो f' इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है बात। और अगर बात समझ में आ रही है तो A, B, C गलत हो गए, B सही हो गया। और ये चीज़ आप CR इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर लेंदी प्रोसेस से क्यों जाना है, मैंने कई बार CR इक्वेशन वाले कंसेप्चुअल क्लास में भी बताया है और मैंने प्रैक्टिस कोर्स के अंदर भी बताया है, बट फिर मैंने आपको हमेशा रिकमेंडेशन दिया था कि ट्रिक्स यूज़ करना एग्ज़ाम में ताकि आपका समय बच जाए। अगला सवाल आपके सामने है टेलर सीरीज़ प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसेप्ट सेम ही है, मैंने कहा था ना ये अजूबा हो गया कि आपके जो नॉर्मल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी चलते हैं, जैसे लिमिट्स, टेलर सीरीज, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर बताना है। कंसिडर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f of z अबाउट द ओरिजिन इज डैश राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आपको नोट करना है कि यहाँ पर दो बालक है। पहला बच्चा ये है जो कहेगा कि मैं तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा टेलर सीरीज़ का, ठीक है। दूसरा बालक ये है जो कहेगा अरे ये तो मैक्लॉरेन सीरीज़ है ना, और मैक्लॉरेन सीरीज़ हमने बाय हार्ट कर रखी है, सर जी ने समझाया था कि मैक्लॉरेन सीरीज़ कैसे कैसे होती है। तो हम तो मेथड 2 ये जो ट्रिक है ना मैक्लॉरेन सीरीज़ उसी का इस्तेमाल करते हुए आंसर बताएंगे। जैसे देखना कि इसका मैक्लॉरेन सीरीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, cos z का बताया था और e का पावर z का बताया था, ठीक है। तो उसी पर हम अब चर्चा करेंगे। एक काम करते हैं, अगले स्लाइड पर ही लेकर चलता हूँ और चर्चा करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो e का पावर z, चलो cos z से शुरुआत है ना, तो cos z का जो सीरीज़ है cos e1 sin ऑड ऐसे याद करवाया था। सो cos e1 यानी z का पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 6/6 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहेगा, आगे के टर्म से मतलब नहीं है क्योंकि z का पावर 5 यहाँ तक ही मतलब था और ये समझ में आ गया कि इसके पास तो वो है नहीं। अच्छा वो e का पावर z स्क्वायर भी था ना, उसका तो आता नहीं है, क्या करें, e का पावर z का तो आता है, z का पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस z का पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस ये कहानी चलती रहेगी सर जी। तो यार मैंने भी तो चलाई है यहाँ पर ये कहानी। अच्छा अब ध्यान से देखना कैसे मैं चीज़ों को आगे नरेट करने वाला हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप ये समझो कि मैं z को रिप्लेस करूँगा z स्क्वायर से, क्योंकि यही तो हमारा डिमांड है क्वेश्चन में, यही तो डिमांड है कि e का पावर z स्क्वायर का सीरीज़ क्या होगा। तो यार ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस हो जाएगा, ये z स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, z का पावर 4/2 फैक्टोरियल और नेक्स्ट क्या हो जाएगा z का पावर 6/3 फैक्टोरियल। बस यहीं पर रुक जाइए और समझ में आ चुका होगा कि इसके पास नो z टर्म, मतलब नो z का पावर 5 टर्म जो इनका रिक्वायरमेंट था। अच्छा इसके पास भी आपने देखा कि नो z का पावर 5 टर्म, और वो चाह रहे थे कि आप कोएफिशिएंट ऑफ z का पावर 5 का टर्म बताओ इन f ऑफ z, यानी इन दोनों सीरीज़ का जब एडिशन करेंगे तब बताना। तो हम क्या कहेंगे अब फाइनली, दैट f ऑफ z हमारा cos z प्लस e का पावर z स्क्वायर बोथ do not have z to the power 5 term, which means coefficient of z का पावर 5 is 0। डन एंड डस्टेड, ये है इसका आंसर। समझ में आ गया? तो कैसा लगा? मेथड 1 से जाते तो आप सोचो 5 बार डेरिवेट करना पड़ता, इस चीज़ को 5 बार डेरिवेट करते तो यूवी रूल का खेला आता ही आता। तो आपके ऊपर है, फॉर्मूला से जाना है जा सकते हो, मैक्लॉरेन सीरीज से बड़ा फास्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बाय हार्ट कीजिए मैक्लॉरेन सीरीज, cos साइन ऑड ई का पावर z, ये सब स्टैंडर्ड है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख सकते हो कितने आसानी से ये सवाल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज डैश राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगेन मेरा सबसे पहला पॉइंट तो हमेशा यही रहता है ना कि मैं आपको समझा सकूं कि बच्चे यहाँ पर क्या क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो a इज़ इक्वल टू वो जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करे, ठीक है, फिर इसके आइगन वैल्यूज़ निकाले, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि वो ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, तो हम तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।